हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और नवंबर 22 की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसी कड़ी में सीए इंटरमीडिएट में लॉ का हम लोग आज बात करने वाले हैं पूरे आरटीपी के ऊपर, आरटीपी के पूरे सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए, इस बार के आरटीपी में एक तो इंक्लूडेड है अमेंडमेंट्स, जिन पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अमेंडमेंट्स का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड काफी पहले ही कर चुका हूं, तो उसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से पूरा अमेंडमेंट भी तैयार कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट के अलावा हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हैं, जिन पर हम लोग करने वाले हैं आज बात। तो चलिए फटाफट से बगैर समय गंवाए हम लोग बात को स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा आप लोग जानते हो, आरटीपी का जो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज का। चलिए, तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू आप लोगों के सामने है, केस बेस्ड एमसीक्यू, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और श्री टायर्स लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड द कंपनी अकाउंट्स for the financial year ending 31st March 2022 were finalized and audited by the auditor। ठीक है भाई, बढ़िया। The meeting of the board of director was convened and approved the financial statement या financial account of the company and proposed to convene AGM। Okay, AGM से related meetings वाले चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है बच्चे लोगों। Annual general meeting of the shareholder on Thursday the 25th of August 2022 at 10 AM। सुबह 10 बजे मीटिंग बुलाए 25 अगस्त को। टोटल नंबर जो है, पब्लिक कंपनी है, टोटल नंबर 3500 का है। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट कोरम फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर शेल बी एटलीस्ट 50 मेंबर। अब हम लोग जानते हैं कि वैसे अगर 3500 मेंबर है और पब्लिक कंपनी है तो हमारा एक स्लैब काम करता है 5, 15 और 30 का, यानी 1000 तक अगर आपके मेंबर हैं कंपनी के तो 5 मेंबर से कोरम हो जाएगा बराबर से। और अगर मान लीजिए कि 1000 से ऊपर अप टू 5000 तक के मेंबर है तो 15 लोगों का, 15 लोगों का कोरम होगा। और उससे ऊपर अगर है तो 30 मेंबर्स का कोरम हमारा होता है 5, 15 एंड 30 बराबर। लेकिन इधर आर्टिकल्स में अगर दे दिया है तो आर्टिकल्स को फॉलो करना है, तो आर्टिकल्स के हिसाब से वैसे तो 15 होता है, लेकिन आर्टिकल ने 50 कर दिया तो इसका मतलब 50 लोगों का कोरम यहां पे होना चाहिए बराबर। नाउ ऑन द डे ऑफ द मीटिंग ओनली 10 members were physically present। सिर्फ 10 ही लोग थे भाई 50 में से। Even after waiting for 30 minutes the quorum was not present, accordingly the meeting was adjourned। बिल्कुल सही किया। According to the provision of Companies Act, the meeting shall adjourn on the same day in the next week at the same time and place। Perfect। However, on the same day in the next week on Thursday 1st September 2022, सेम वेन्यू जहां पे होने वाला था, होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल, was available from 3 PM only। The board agreed to conduct the meeting from 3 PM and the all member were informed individually via mail and also published in the newspaper, English और local vernacular newspaper के अंदर आ गया। बढ़िया चीज है भाई। The adjourned meeting started हुआ 3 PM पे। कोरम रिक्वायर्ड एज पर आर्टिकल वॉज 50, 75 मेंबर वहां प्रेजेंट हो गए। और आउट ऑफ 75, 25 पर्सन्स हैविंग द रेजिडेंस नियर द वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर वॉज स्टेइंग फार अवे। ठीक है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्क्रेस अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मुश्किल था वहां पे, अवेलेबिलिटी जो है हाँ वो कम थी बराबर, मतलब मुश्किल था। तो ऐसे में क्या हुआ देखें, 40 persons left the meeting so that they can reach home on time बराबर है। By that time only the ordinary business resolution were approved and 2 special business agendas were pending for approval by the member। अब बहुत सीधा सा है कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन था वो अवेलेबल था नहीं, मतलब प्रॉपर उतना था नहीं, तो 40 लोग जो है वो छोड़ करके वहां से जल्दी किससे निकल लिए। और वहां पे ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो अप्रूव हुए थे, अभी 2 स्पेशल बिजनेस जो थे वो पेंडिंग थे। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज। बढ़िया। पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट्स द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर वॉज डिसाइडेड टू बी शेड्यूल्ड, determined by which date the notice to the shareholder should have been given to the members। बराबर। अब बच्चे लोगों को बहुत क्लियर है कि 25 तारीख को कंपनी का मीटिंग बुलाया गया है और आपको 4 डेट्स यहां पे देके रखी हैं, जो आपको चेक करना है कि इन 4 में से कौन सा डेट पे मीटिंग का नोटिस चला जाना चाहिए। यहां एक और बढ़िया चीज आपको बताऊं, इन्होंने बोला है मीटिंग इस डेट पे, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पोस्ट से भेजा या किससे भेजा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी ने प्योरली किया रहेगा मेल, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है।
आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा डे ऑफ मीटिंग होता है और जिस दिन आपने नोटिस सेंड किया रहेगा उन दोनों को हम लोग कर देते हैं एक्सक्लूड, बराबर। तो रास्ते का दिन तो है नहीं प्रैक्टिकली, तो 2 दिन अगर हम एक्सक्लूड करें तो उस हिसाब से 23 दिन का गैप आना चाहिए, है ना। अच्छा, उसमें भी जिस दिन हम लोगों ने नोटिस भेजा, बराबर, बात को समझिएगा, उसी दिन पे, मतलब जिस दिन नोटिस भेजा उसी दिन उनको कम्युनिकेट भी हो गया, बराबर। क्योंकि जब आप मेल कर रहे हैं तो 3 अगस्त या 1 अगस्त या 2 या 4 अगस्त अभी भी आपने भेजा हो, जब आपने नोटिस भेजा उसी दिन कम्युनिकेशन हो गया और 21 क्लियर डेज का हमको गैप देना पड़ता है। तो अभी 21 क्लियर डेज के हिसाब से यहाँ कौन सी डेट होनी चाहिए बच्चे लोगों का, डायरेक्ट तरीके से हमको करना है तो एकदम सीधा तरीका तो ये है कि 22 दिन का गैप रहना चाहिए, बराबर। 22 डेज। सर ये 22 कहां से आया, अभी आपको समझा दूंगा, वो भी मैं, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। 25 में से अगर हम 22 डेज हटा दें, 22 डेज, तो हमारा सीधा सीधा सा 3rd जो है वो डेट आ जाएगी, बराबर से, और ये हमारा आंसर भी बन जाएगा 3rd ऑफ अगस्त, ठीक है। अब इसको अगर मैं सीधे तरीके से करूं तो समझिएगा, 3rd अगस्त को हम लोगों को, अगर मान लीजिए 3rd अगस्त हमारी डेट है तो वापस चेक करते हैं इसको, हमको 3rd को छोड़ देना है एज वेल एज 25 को भी छोड़ देना है, ठीक है। अब 4th से चालू करते हुए आप चेक करें 24th तक कि यहां पे 21 डेज का गैप अगर आ जाता है तो इसका मतलब हाँ भाई 25 तारीख को हम मीटिंग कर सकते हैं, बराबर। तो अगर हम चेक करें 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15 दिन हो गए, बराबर। वापस से 19, 20, 21, बराबर से 22, 23 और 24, बराबर से समझिएगा, क्योंकि 25वें दिन तो मीटिंग है हमारी। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 डेज का हमारा जो गैप है वो बिल्कुल सेट बैठता है, यानी 4th से लगा करके 24 तक, बच्चों समझिएगा, बराबर। भाई जिस दिन नोटिस भेजा वो दिन अपने को छोड़ना है, जिस दिन मीटिंग है वो दिन छोड़ना है। तो 4 से लगा करके 24 तक का कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो 21 क्लियर डेज की मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल पूरी होती है, इसीलिए यहां पे 3rd अगस्त हमारा डेट हो जाएगा, बराबर। और अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूले से चेक करना है तो सीधा सीधा ध्यान रखोगे यहाँ पे कि आपको 22 दिन जो है, मतलब जैसे 3rd अगस्त से 22 दिन आप ऐड कर दो, 22 डेज को आप ऐड कर दीजिए, तो सीधा सीधा आपका जो है डेट ऑफ मीटिंग आ जाएगा। या डेट ऑफ मीटिंग से 22 माइनस कर दीजिए तो आपका जो नोटिस, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस जो है वो निकल करके आ जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। यही अगर आपने पोस्ट से भेजा होता तो आप इसमें 2 दिन का एडजस्टमेंट और ऐड करिए, मतलब 22 की जगह 24 दिन ऐड करिए या घटाइए, तो आपका एग्जैक्टली वो डेट आ जाएगा। तो ये एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने कैलकुलेट किया ऐसे कैलकुलेट करके भी हम चेक कर सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम बचाने के लिए काम आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे लोगों। सेकंड क्वेश्चन, तो 3rd अगस्त हमारा करेक्ट आंसर हो गया। Whether adjournment of general meeting of shareholder for want of quorum was justify as per the requirement of the Companies Act। बच्चों क्या कहते हैं, अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से यस इट इज जस्टिफाइड सिंस द कोरम वाज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, यही सही आंसर मुझे तो लगता है। 30 मिनट में अगर नहीं हो तो उन्होंने जो एडजॉर्न किया बिल्कुल करेक्ट है, नो में आंसर हो नहीं सकता, ये भी यस है। लेकिन यहाँ पे बोला है शार्प टाइम पे होना चाहिए, ये कह रहा है 45 मिनट होना चाहिए, सवाल ही नहीं, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा ए आंसर यहाँ पे चला जाएगा करेक्ट। What shall be the quorum for the general meeting of the shareholder? क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर देखें तो 3500 मेंबर के हिसाब से वैसे तो होना चाहिए 15 का, यानी कि बी ऑप्शन। लेकिन कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर जब 50 लोग बोल दिया है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 50 लोगों का हमारा कोरम होना चाहिए। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए था, बराबर। आई थिंक कोई टेंशन नहीं, आराम से हो गया। नेक्स्ट पे चले। As some member left the meeting, the quorum was not present all the time during the AGM. The agenda for special business transaction remain unapproved. What is your opinion? सबसे पहला, the quorum once present in beginning of the meeting is enough. Second, the quorum, ये तो सही नहीं है, the quorum should be present all the time when the meeting is in progress. Any item which could not approve by member for want of quorum shall be treated as nil। बच्चों लोग हमने इस पर क्वेश्चन कर रखा है कि भाई 4 आइटम डिस्कस करने थे, 2 आइटम तक कोरम था, बाकी 2 में कोरम नहीं था, तो जिनमें नहीं था वो निल माने जाएंगे और बाकी के जो अप्रूव माने जाएंगे। तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला भी पढ़ते हैं। When the quorum is present in the beginning of the meeting, it may be assumed that all the resolution have been approved until and unless objection। ये पहले हुआ करता था इस तरह का प्रोविजन, लेकिन अभी डायरेक्ट प्रोविजन है कि अगर कोरम कहीं पर भी किसी रेजोल्यूशन में नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। सो ये भी मेरा क्रॉस हो गया। तो बट ऑब्वियस द बोर्ड में से रिटर्न कंसर्न लेना चाहिए था, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बी ऑप्शन अपना जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था।
चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, युक्ति हैज ओपन अ शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयर कंडीशनर है, कलर टीवी है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन विच आर कॉमनली यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस। शी ऑल्सो हैज अ गोडाउन इन विच द व्हाइट गुड्स आर स्टोर्ड। ओके, ये गुड्स जो है वहां पे स्टोर होते हैं। Since the electronic item are costly and require heavy investment, so she availed a working capital finance from OK Bank by pledging the goods. Indian contract का क्वेश्चन लगता है, इसका मतलब प्लेज आ गया है। The white goods laying in her godown with the bank. Bank put it to lock on the godown and whole of the white goods were now in possession of the bank. बढ़िया, ठीक है। The bank granted a working capital finance 100 करोड़ का 100 लाख का बैंक ने लोन दिया to युक्ति by keeping the pledge goods. द ड्रॉइंग पावर लिमिट जो है वो कैप्ट 60% ऑफ द वैल्यू। ठीक है बच्चों, ड्रॉइंग पावर मतलब 60% जितनी वैल्यू है उसके बराबर का आप वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो। एज एंड व्हेन युक्ति नीड्स टू विड्रॉ सम व्हाइट गुड्स, जब भी चाहिए होते बैंक को रिक्वेस्ट करती, पैसा जमा कराती, वो लॉक ओपन करता और वो स्पेसिफाइड गुड्स लेके चली जाती जिसका उसने पेमेंट कर दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। द बैंक गॉट द कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। बकायदा बैंक का पॉलिसी होता है कि वो जो भी गुड्स है उसका इंश्योरेंस करवाएंगे, थेफ्ट से, फायर से, फ्लड से, अर्थक्वेक से इसको कवर करेंगे ताकि नुकसान नहीं हो जाए। बराबर। युक्ति आफ्टर सम टाइम अवेल अनदर लोन, 20 लाख का उसने और लोन लिया लेकिन सिस्टर की मैरिज के लिए, लेकिन एक पर्सनल लोन था और नो सिक्योरिटी वाज इंसिस्टेड बाय द बैंक। बैंक ने उससे कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगी, कोई इंसिस्ट नहीं किया। युक्ति हैड ए लॉकर फ्रॉम द बैंक इन विच शी केप्ट सम ज्वेलरी विच वाज टू बी गिवन टू हर सिस्टर ऑन हर मैरिज। ठीक है, वहीं पे लॉकर भी है, वहां पे ज्वेलरी भी रखा है। After a year, Yukti decided to transfer his running business to Shekhar, for which Shekhar paid the amount to Yukti as agreed between them. Yukti thereafter repaid all the outstanding loan amount given by the bank towards the working capital finance and asked the bank to open the lock of the godown. क्योंकि सारा पैसा मैं आपको देने को तैयार हूं, तो आप गोडाउन का लॉक ओपन करिए, मैं सारा कुछ लेकर के जाऊंगी। In the other hand over the same to the Shekhar, ठीक है, शेखर को हैंड ओवर कर दे। However, there was some dispute over the insurance charges paid by the bank. Dispute हो गया भाई, बैंक हो सकता है इंश्योरेंस चार्जेस मांग रहा है और वो नहीं दे रही है। बैंक इंसिस्टेड टू फर्स्ट पे, बैंक इंसिस्ट करता है टू फर्स्ट पे द इंटरेस्ट अमाउंट दैट ओनली इट विल अलाउ हर टू रिमूव द गुड्स। तो बैंक ने इंसिस्ट किया। द बैंक ऑल्सो आस्क युक्ति टू सेटल हर पर्सनल लोन अकाउंट एंड ओनली देयर आफ्टर द बैंक विल अलाउ द टू टेक द गुड्स। पर्सनल लोन भी सेटल करो। इन सारे बेसिस पे आपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द लाइट ऑफ गिवन फैक्ट्स स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट जाएगा एज रिगार्ड द राइट ऑफ बैंक ऑन रिटेनिंग द गुड्स। सबसे पहला, व्हेन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टेकन फॉर वर्किंग कैपिटल हैज बीन पेड, तो बैंक उन गुड्स को रिटेन करके नहीं रख सकता है। द बैंक कैन रिटेन द गुड्स टिल ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस आर पेड बाय युक्ति। यस, करेक्ट है। बैंक रिटेन ओनली ए पोर्शन ऑफ द गुड्स, द बैंक मस्ट फर्स्ट रिलीज द गुड्स एंड देन रिकवरी। बच्चे लोगों को बहुत सीधा हमने पढ़ा हुआ है कि प्लेज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों के लिए आप रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, अब ये वाली जो चीजें हैं, जो भी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, दे ऑल आर कवर्ड इन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और उसके लिए आपको रिटेन करने का राइट बराबर से मिलने वाला है। तो भी ऑप्शन हमारा जो है वो एब्सोल्यूट जाने वाला है यहाँ पे करेक्ट। If in the given case युक्ति pays all the expenses, इंश्योरेंस भी दे दिया, but the bank insist to clear the personal loan also, ये तो भाई गलत है। क्या लगता है आप लोगों को भाई, ये वाला जो है यहाँ पे कि पर्सनल लोन के लिए आप एडजस्ट करना चाह रहे हो, वो तो जमता नहीं है। इस गुड्स से पर्सनल लोन का लेना देना नहीं है। Yes, the bank can do so, bank can sell the part of amount of the goods, सवाल ही नहीं है। बैंक आज तो शेखर से वो मतलब ही नहीं है। No, the bank has no right to retain the goods pledged with it since personal loan was not taken on the security of goods. अब कई लोग को लगेगा सर वो आपने पढ़ा था ना कि सब्सिक्वेंट लोन के लिए भी आप रोक करके रख सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और सेकंड नंबर, वो पर्सनल लोन है, ये बिजनेस से रिलेटेड लोन है, दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान में रखेंगे। युक्ति डिस्प्यूटेड द अमाउंट डिमांडेड बाय द बैंक टुवर्ड्स द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। ठीक है, युक्ति यहाँ पे एम्फेसिस करती है दैट देयर वाज नो नीड टू टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी। में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत ही क्या थी, अननेसेसरी बोरोवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, बैंक का अपना एक पॉलिसी होता है, तो यस इट इज एन एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन बोरोवर के ऊपर है। Every bank has a policy to get the security insured on which the grant loan. So in this case also, the bank for the purpose of protection of the goods take insurance policy and paid the premium. So यहाँ पे बैंक का आप डिमांड जस्टिफाई है, बिल्कुल करेक्ट। अपने को भी बी आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट लगता है, बिल्कुल सही मैटर है, बाकायदा बैंक के पास में राइट है।
तो गोडाउन इज जस्ट नियर द पुलिस स्टेशन, फर्जी आंसर है, कोई मतलब ही नहीं। हैपनिंग ऑफ अर्थक्वेक जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी है, सबके लिए करा ना भाई अपन ने, तो थेफ्ट के लिए भी उसके लिए भी, तो इसलिए ये भी नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। When Yukti is available, the working capital finance from the bank on the security of white goods by submitting these goods, custody of bank। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग प्लेज बोलने वाले हैं। पूरा टॉपिक ही प्लेज का चल रहा है, अपन ने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। नंबर 3 पे अब ये दो तो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन हुए बच्चे लोगों, बाकी क्वेश्चन हमारे जो हैं वो हैं एकदम कैसे क्वेश्चन, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं। A clause that began with the notwithstanding anything contained, जहां notwithstanding वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज हो गया भाई, कि ये एक ऐसा क्लॉज हमारा हो गया जो ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है, आप लोग जानते हो, और ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है तो जिसके सामने कुछ नहीं ठहरता है। हमने बहुत डिटेल के अंदर इसके ऊपर बात की हुई है, अलग से वीडियो मैंने बना करके इस पर डाला हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, वेयर अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, द राइट अटेस्ट टू द शेयर ऑफ एनी क्लास मे बी वैलिड विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 3/4। जब आप राइट्स में चेंज कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो, तो दूसरे का 3/4 जिन पे और पे असर आ रहा है उनका 3/4 का कंसेंट तो लेना पड़ेगा ना भाई। तो 4th का सी नंबर ऑप्शन हमारा जो वो एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म बाय, बच्चे को पता है 7 और मोर पर्सन इज करेक्ट आंसर हमारा, जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। 7 या 7 से ज्यादा लोग, सीधा सा आंसर हो गया। तो यहां आकर के आपके एमसीक्यूज का जो पोर्शन है बच्चे लोगों, वो हो जाएगा एब्सोल्युटली खत्म। चलिए बहुत फटाफट से आपको डिटेल क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलता हूं। देखिए क्या बोला है, Geeta Private Limited is a startup company. Mr. Prabodh has been appointed as an accounts manager of Geeta Private Limited. The board meeting for approval of accounts is to be held on 1/8/2022 and he has to prepare financial statement approved by the board. रेफरिंग करने को बोला है सेक्शन 240, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है बच्चों को अकाउंट्स वाले चैप्टर में हमने कवर किया है। जो स्टडी बैच से पढ़ रहे होंगे तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका डेफिनेशन का है उसमें ये कवर है। एडवाइस करना है मिस्टर प्रबोध को अबाउट द स्टेटमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर। क्या बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन भाई, जिसमें P&L भी है, बैलेंस शीट भी है, नोट्स टू अकाउंट्स भी है, जिसमें कैश फ्लो भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एनी भी है। लेकिन चूंकि ये कंपनी हमारी स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी बच्चों, तो उसमें कैश फ्लो का जरूरत नहीं होता है। कुछ याद आया आप लोगों को? प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, तो कैश फ्लो का जरूरत नहीं है, बाकी सब बनाना है। तो इट मींस आपको सेक्शन 2 क्लॉज 40 के सारे पॉइंट्स लिख देने हैं और स्टार्टअप कंपनी का कैश फ्लो वाला पोर्शन वहां पे डाल देना चाहिए। अभी हम आंसर्स चेक कर लेंगे भाई, चिंता मत करिए, सारे आंसर्स आपको दिखा भी दूंगा कि लिखने कैसे हैं, लिखे कैसे हैं। तो हमने प्रैक्टिस कर रखा है कि कैसे आंसर्स बनते हैं, लेकिन यहां से भी आपको मैं दिखा दूंगा। मिस्टर आदित्य हैड इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी, क्या बात है, ओपीसी पे क्वेश्चन 7 गो। मिस्टर यश वॉज नेम एज अ नॉमिनी इन द मेमोरेंडम ऑफ द सेड 1% कंपनी, बढ़िया बात है, मिस्टर यश को बनाया। नाउ मिस्टर आदित्य कंसिडरिंग द परपेचुअल नेचर ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस डिजायर टू अपॉइंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मती मारी गई यहां पे, बोलो क्या कहते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट वेदर द प्रपोजल ऑफ आदित्य टू अपॉइंट एबीसी प्राइवेट, अरे नॉट वैलिड भैया, नॉट वैलिड। बोलो बच्चे लोगों को क्या कहते हो, ओबीसी तुमने पढ़ा है। अब ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? पहला क्वालिटी है भाई, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या था बच्चों, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वो लास्ट ईयर 120 डेज या मोर इंडिया में रहा हो, रेजिडेंट इंडिया और अदरवाइज, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, मान लिया, लेकिन नेचुरल पर्सन ही नहीं है। आप नेचुरल पर्सन यश की जगह पे एक आर्टिफिशियल पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हो एज नॉमिनी, वो तो परमिसेबल ही नहीं है, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। तो नॉमिनेशन इज नॉट वैलिड, पूरा प्रोविजन समझाना है आपको कि क्या रिक्वायरमेंट है नॉमिनी बनने की, और फिर बता देना है भी कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, सो कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल, अभी आंसर देखेंगे सारे, डोंट वरी। एंड हिज वाइफ बी एज अ जॉइंट डीमेट अकाउंट, क्या बात है, जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट डीमेट अकाउंट है भाई इनका, दो जिसमें एक जान है दोनों। द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन 28/8/2022, 28 अगस्त को कंपनी का मीटिंग है। इन सच ए केस हु विल कास्ट द वोट, क्या बात है, वोट कौन करेगा? देखो भाई बहुत सीधा सा है, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स के केस में जिसका नाम सीक्वेंस वाइज पहले लिखा हुआ है, हुज नेम अपीयर इन फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ कंपनीज मेंबर,
ठीक है, जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा है उसमें पहले नाम जिसका होगा दोनों में से उस सीक्वेंस के अंदर उसको वोटिंग राइट मिलेंगे। ए का नाम पहले है तो ए को, बी का नाम पहले है तो बी को, इन्हीं को मिलने वाले हैं वोटिंग राइट। सीधा सीधा सा हमारा मैटर है, बराबर क्लियर मामला है, खत्म इधर। तो प्रोविजन अभी पढ़ेंगे अपन, लेकिन जिसका नाम पहले है उसको वोटिंग राइट मिलेंगे। दोनों अगर पहुंच भी गए तो भी जो फर्स्ट नाम है उसी को वोटिंग राइट्स वहां पे मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आता है प्रभास लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग शेयर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द कंपनी के पास 5000 मेंबर है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी इज टू बी हेल्ड ऑन 7/9 एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द कंपनी रिमोट वोटिंग। बच्चों रिमोट वोटिंग 1000 या उससे ऊपर मेंबर हो तो, या लिस्टेड कंपनी हो गई है तो अपने को रिमोट वोटिंग का फैसिलिटी दे देना चाहिए, बिल्कुल दो। अब रिमोट वोटिंग कब करना है बच्चे लोगों को, कम से कम 3 दिन ओपन रहना चाहिए, 3 डेज, और मीटिंग से पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाना चाहिए। बराबर याद है आप लोगों को। तो 7th को अगर मीटिंग है तो 6th को रात को बंद करना है, तो 4 को ओपन करना पड़ेगा, 4, 5, 6, 4th से ओपन कर दो, 6 को शाम को 5 बजे 5 PM पे उसको बंद कर दो। और क्या है ये सब लिखना रहेगा इसके अंदर, अभी पढ़ लेंगे सारे आंसर्स, पर आप देखते जाओ, मेरे साथ डिस्कस करते जाओ बहुत फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखने में तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, यहां लिखा है कि धीमेन लिमिटेड is a company incorporated in India. Dhiman Limited is a leading manufacturer of sports shoes. It has many subsidiary. इसमें से एक जो इनकी सब्सिडरी है बैश शूज लिमिटेड, वो मोरक्को में है। क्या बात है, इंडिया से बाहर है। और धीमन लिमिटेड इज द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ कंसोलिडेट, CFS बनाने की प्लानिंग में है। ये पूरा 31 मार्च 22 को जो साल खत्म हो रहा है। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बेस्ट शूज को कि भाई धीमन लिमिटेड को आप अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रोवाइड कर दो। अब सब्सिडरी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, पहला पंगा है भैया लोकल लैंग्वेज के अंदर, और साथ में लोकल लैंग्वेज में वो इंडियन पेरेंट कंपनी को भी दे देती है। फर्दर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बेस्ट शूज अंडर द मोरिकन लॉ। मोरिकन लॉ के हिसाब से वहां ऑडिट कंपलसरी भी नहीं है। तो हमसे पूछा गया अभी कंसोलिडेट कैसे करेंगे, कर देंगे ना सर, मना थोड़ी है। नंबर 1 एक चीज इनको करना चाहिए था कि आपको लोकल लैंग्वेज में नहीं देना, इसका एक ट्रांसलेटेड कॉपी जो इंग्लिश के अंदर होगा वो इनको साथ में सब्सिडरी कंपनी को अटैच करना पड़ेगा। नंबर 1। सेकंड नंबर, अगर ऑडिटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, लॉ ये कहता है कि अगर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अनऑडिटेड अपने बुक्स यहां पे देंगे, ये कंसोलिडेट करेंगे और इस चीज को डिक्लेयर भी कर देंगे कि वहां के लॉ के हिसाब से इसका ऑडिट कंपलसरी नहीं था। बराबर से क्या कहते हो बच्चे लोगों वो जो कंसोलिडेट करते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रूल्स के हिसाब से भी, एज वेल एज सेक्शन 129 में हमने ये सब पढ़ा हुआ है, वो सब अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। आंसर पूरा चेक करेंगे, कंपनी लोग एक बार सारे क्वेश्चन देख लें 8 तक, फिर आपको एक साथ सबके आंसर भी दिखा देता हूँ। बराबर। What are the provision of Companies Act relating to the appointment of डिबेंचर ट्रस्टी? नोट्स का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिबेंचर ट्रस्टी की सारी रिक्वायरमेंट बता दो भाई, सिंपल। और आपसे पूछ लिया कि बताओ ये डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो सकते हैं क्या? शेयर होल्डर सवाल ही नहीं पैदा होता, बेनिफिशियल शेयर होल्डर हो गया। कंपनी का क्रेडिटर 1 रुपए से क्यों नहीं हो, वो भी नहीं हो सकता। गारंटी देने वाला पर्सन भी कभी भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो कटी हो गया मामला हमारा, सीधा सा ध्यान में रखना था। चलिए जी, आप जानते हैं सब के सब कि सेक्शन नंबर हमारा जो 71 है वो डिबेंचर्स को डेडिकेटेड है पूरे, बराबर। तो वहां से अपने को ये सारा प्रोविजन जो है वो मिल जाता है। स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग प्रोविजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन नंबर 128। भैया कौन कौन है हमारा, CFO है कि MD है कि CS है कि कौन है, या एनी पर्सन जिसको आपने ये सारी ड्यूटीज दे के रखी है, पूरा एक लिस्ट आपको दे रखा है, अभी डिस्कस करेंगे। बराबर। तो सिंपल आंसर है, सब बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजीली करने वाले क्वेश्चन है, कोई टिपिकल मामला नहीं है। मिस्टर गोविंद राम इज अ पार्टनर इंचार्ज इन सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PN एसोसिएट्स। बढ़िया। फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फर्म ऑफ कान्हा लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी की ऑडिटर है। और गोविंद राम जो है वो P एसोसिएट से रिटायर होते हैं और आफ्टर सम टाइम ज्वाइन करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता को एज अ पार्टनर ऑन 20 मई 22 को ही। अब कान्हा लिमिटेड की जनरल मीटिंग हो रही है 15/6 को, और उस समय ये जो कंपनी हमारी थी पुरानी वाली वो हो रही है, आई थिंक रिटायर हो रही है। बराबर ना, वो मतलब उसका टेन्योर खत्म हो रहा लगता है। तो कंपनी अपॉइंटेड गुप्ता एंड गुप्ता फर्म एज नेक्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। भाई कैसे हो सकता है, जो फर्म आपके यहां से अपना टेन्योर खत्म कर रही है उसका इंचार्ज इन अकाउंट्स, इंचार्ज इन ऑडिट वाला बंदा, वो अगर यहां से रिटायर होकर किसी और फर्म को ज्वाइन करता है तो दूसरी वाली फर्म भी 5 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई। क्या कहते हो 139(2). एडवाइस कान्हा लिमिटेड वेदर द कंपनी हैज अडेयर्ड द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, फॉलो किया कि नहीं किया।
बाय अपॉइंटिंग गुप्ता एंड गुप्ता नहीं हो सकते सर, नहीं हो सकते। चलिए बाकी के क्वेश्चंस दिखाने से पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 240 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बढ़िया डेफिनेशन समझा दो आप लोग, बराबर। और एग्जाम्शन में हम ये समझा देंगे यहाँ पे कि जो भी हमारी कंपनी ऐसी है, पूरा लिखना, ओपीसी हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई, डोरमेंट हो गई या प्राइवेट कंपनी, अगर वो स्टार्टअप है तो उनको कैश फ्लो बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर आपको बाकी सब बनाना है एक्सेप्ट कैश फ्लो, ठीक है। सेकेंड वाला आपको मैंने ओपीसी का बता ही दिया, कैन नॉट बी अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड बिकॉज ऐसा पर्सन हमको चाहिए नॉमिनी बनाने के लिए भी। हाँ, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज होना चाहिए, तभी वो मेंबर भी बनेगा, तभी वो नॉमिनी भी बनेगा। तो प्रोविजन लिख करके आप आंसर लिख सकते थे, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा ज्वाइंट होल्डर्स वाला हमारा सीधा सा क्वेश्चन था, और आपको मैंने बोल ही दिया था वैसे ही, इन ऑर्डर, बेसिस ऑफ द ऑर्डर इन विच देयर नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसी में उनको वोटिंग राइट्स मिलने वाले। रूल 21 ये लाइन्स आप नहीं भी देते वहां तो हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी शेयर्स मिलेगा, भाई कोई एब्सेंट है तो जो वहां अवेलेबल है वो, अदरवाइज जिसका नाम पहले है तो इन द गिवन केस ही और हिज वाइफ हूसोएवर नेम अपीयर फर्स्ट, जैसा आपको मैंने बोल ही दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसको वोटिंग राइट मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले बच्चों, ई वोटिंग में आपको मैंने बोल ही दिया था, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है और ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड ऐसी कंपनी जो नॉट लेस देन 1000 मेंबर अगर है तो उनको ई रिमोट का फैसिलिटी देना चाहिए, रिमोट वोटिंग का। तो और ये कम से कम 3 दिन होगा, पहले दिन शाम को 5 बजे बंद होगा। वो इस कंपनी में लिस्टेड कंपनी भी है, 5000 मेंबर है तो इनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, देना भी चाहिए। और 7th को मीटिंग है तो 4th से चालू हो गए, 6th को शाम को 5 बजे, पहले दिन शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट में अब सब्सिडरी की अगर बात करें तो कंपनी शेल अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137(1) के हिसाब से, अच्छा हाँ 129 की 137(1) कंसोलिडेटेड वाली चीज है, वहां पे भी तो है कि जहां पे अपन ने ये पढ़ा था कि अगर अनऑडिटेड है तो क्या करना है, वो 137 के अंदर भी दे रखा है अपने को, यस। तो क्या बोला है बच्चों, देखो, अ कंपनी शेल अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अटैच द अकाउंट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज व्हिच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड व्हिच हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड देयर बिजनेस प्लेस ऑफ इंडिया, मतलब उनको भी आपको सीएफएस में इंक्लूड करना है। प्रोवाइडेड दैट अगर हमारी सब्सिडरी कंपनी फॉरेन सब्सिडरी है व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन व्हिच डज नॉट गेट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द 4th प्रोविजन अपने पढ़े थे, 1, 2, 3, 4 सारे प्रोविजन अपने पढ़े हुए हैं। इफ द होल्डिंग इंडियन कंपनी फाइल अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में डिक्लेरेशन अगर कर देती है तो वो सफिशिएंट माना जाएगा। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन इंग्लिश में अगर है तो आपको उसमें ट्रांसलेटेड कॉपी भी उसका लगाना पड़ेगा, हाँ इंग्लिश के अंदर ही अपने को ध्यान रखना है। तो बस ये पूरा प्रोविजन देखो समझा दिया, और इतना बड़ा वापस क्या दिया, तो उसी प्रोविजन को समझाया है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ थोड़ा डिटेल ज्यादा ही होता है, तो टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है। तो इधर पहली प्रॉब्लम ये है कि जैसा मैंने आपको कहा ओरिजिनल अकाउंट इंग्लिश में नहीं है, तो बाकायदा इनको इंग्लिश कॉपी साथ में लगाना पड़ेगा भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये देखो यहाँ पे आ ही गया, ये देखिए स्टैंड अलोन ऑफ बेस्ट शूज, ये तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल आ गई। फर्दर व्हाट नीड टू फाइल अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आप लगा सकते हैं ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश के अंदर। और जितना जल्दी पॉसिबल होगा, क्या बोला है, शुड बी एज फार एज पॉसिबल अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स वही होना चाहिए जो यहाँ का है, और अगर कोई डेविएशन है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मेनली 2 चीजों पे फोकस करना आप लोग। तो डिबेंचर ट्रस्टी थ्योरी आ गया बच्चों लोगों को, पहले तो सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थ्योरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये देखो, ये 3 लोग थे, तीनों का आंसर यहाँ दे रखा है, बड़ा सा आंसर देते हैं ना। ये देखिए, कैन नॉट बी अपॉइंटेड, कैन नॉट बी अपॉइंटेड और अगेन कैन नॉट बी अपॉइंटेड, तीनों ही नहीं हो सकते हैं भाई, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी बनने के लिए बेनिफिशियल शेयर होल्डर भी नहीं चाहिए, कंपनी का क्रेडिटर भी नहीं चाहिए, ऐसा पर्सन जिसने गारंटी दी है वो भी नहीं चाहिए। अब 128 में ये देखिए, एमडी हो गया, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, या जिसको आपने ये पावर्स दे रखे हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़िया सा, खत्म हो गया। 139(2) में आपको पहले कह चुका था, पूरा प्रोविजन पहले आप लोग समझाएंगे। इंडिविजुअल है तो 5 साल, ऑडिट फर्म है तो 5 के 2 टर्म, फिर उसके बाद में बच्चे लोगों को 5 ईयर का उनको कैप देना पड़ेगा। और अगर कोई भी पर्सन यहां से रिटायर होके फर्म को ज्वाइन करता है, दूसरी फर्म को, वो फर्म भी हो जाएगी। देखो, अगर वो यहां से सर्टिफाई करता है, मेल इंचार्ज है, रिटायर होके दूसरी जगह पे ज्वाइन करता है, तो दूसरी फर्म भी 5 ईयर के लिए क्या होगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये देखो, गुप्ता एंड गुप्ता विल ऑल्सो इनएलिजिबल, ये फॉर 5 ईयर से अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर, बराबर। तो ये सारे कंपनीज के क्वेश्चन हो गए।
चलिए अब रिमेनिंग बच्चों लोगों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआईए, इन सब पे भी बात कर लेते हैं फटाफट से। किधर गया भाई क्वेश्चन? अरे ये तो आंसर्स है भाई। आइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। Vishal bailed 50 kg of high quality sugar to Naresh, who owned a kirana shop, promising to give 200 at the time of taking back the bailed goods. 50 किलो शुगर दिया है, 200 रुपए का है। When Naresh was not at shop, his employee, unaware of the bailed sugar of Vishal, mixed the 50 kg sugar belonging to Vishal with the shop sugar. बच्चों सेम क्वेश्चन राइस के ऊपर अपन लोग कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अपनी बुक में भी है, स्टडी मैट में भी दे रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है, सेक्शन 157। देखो 3 सेक्शन पढ़े थे मिक्सिंग ऑफ गुड्स के। एक तो विद द कंसेंट ऑफ बेलर था, फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, और जब गुड्स कैन बी सेपरेटेड, एक 155 में, एक 156 में, और 157 में अपना एक क्वेश्चन था कि भाई विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर एंड गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो जो भी लॉसेज होंगे इन गुड्स के अंदर वो यहाँ पे बेली बियर करेगा, और ये हुआ भी। दिस केम इनटू लाइट ओनली व्हेन द विशाल केम एंड आस्किंग शुगर, जो उसने नरेश को दिया था, हैज द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ शुगर हैज ट्रिपल्ड, जो उसका 3 गुना थी, मैंने पढ़ा है। रेमेडी अवेलेबल क्या है 157 के हिसाब से, लॉस ऑफ शुगर वो रिकवर कर सकता है, पैसा वैसा जो भी है लॉस ऑफ शुगर का वो रिकवर करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। भी आंसर देखेंगे 157 के हिसाब से। एनआईए का क्वेश्चन, मिस्टर जाहिद एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड गेव इट टू मिस्टर कामिल फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इज डिस्काउंटेड एंड हैंडिंग ओवर द प्रोसीड टू मिस्टर जाहिद। ठीक है, एक बिल एक्सेप्ट किया है, ये भाई साहब ड्रॉई है, बिल लिख के इन्होंने साइन करके कामिल को दिया ताकि वो बैंक से डिस्काउंटेड करा ले और इसको पैसे की मदद हो जाए। ठीक है, हालांकि मिस्टर कामिल ने उसको बिल को डिस्काउंटेड नहीं कराया और जाहिद को वापस दे दिया। जाहिद ने उस बिल को कट किया 2 पीस के अंदर, पर्पस टू कैंसिल इट, और वहीं पे उसने फेंक दिया। बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया आपको, ही फाड़ करके वहीं पे फेंक दिया ड्रॉई ने, उसको उस बंदे ने, ड्रॉअर ने वापस से उठा लिया बराबर से, और उसको ऐसा है जोड़ दिया उसको कि ऐसा लग रहा है फोल्ड का निशान है खाली। वो देखो आगे पढ़ते हैं, मिस्टर कामिल पिक अप द पीस एंड जॉइन दोस पेपर इन सच मैनर दैट द बिल सीम टू हैव बीन फोल्डेड फॉर द सेफ कस्टडी। दिख ही नहीं रहा है कि फटाफट जोड़ा है रेदर देन कैंसिल, तो खतरनाक काम हो गया। एचडीसी का क्वेश्चन लग रहा है ये तो बराबर, क्या कहते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब कामिल ने उसको सर्कुलेशन में चला दिया और फाइनली वो सलीम के पास पहुंच गया जिसने गुड फेथ में ले लिया। बच्चों एचडीसी बन गया ये बंदा हमारा, समझ रहे हो। और एक्सप्लेन द क्या बोला, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अपने को पूछा है वेदर मिस्टर जाहिद इज लाइबल टू पे द बिल टू मिस्टर सलीम। बिल्कुल लाइबल हो जाएगा जी, यस यस एंड यस। अरे हो ही गया लाइबल, समझो सर ऐसे कैसे लाइबल हो गया, अरे हो गया भाई लाइबल, बहुत सीधी सी बात हो गई, क्योंकि एचडीसी के पास जब बिल पहुंच जाए तो उसको वैलिड राइट है। एचडीसी जिसने बिल को एचडी से पहले लिया है, गुड फेथ में लिया है, फुल कंसिडरेशन देके दिया है, और जो खुद होल्डर है तो वो पूरा प्रोविजन अपन यहाँ पे लिखने वाला है। ठीक है, जनरल क्लॉजेस का आंसर देखने से पहले आपको ये दोनों आंसर्स भी दिखा देता हूं, फिर चलते हैं जनरल क्लॉजेस के ऊपर भी। आ जाओ फटाफट से मेरे साथ। ये देखिए 157 आपको मैंने पहले ही कह दिया था, मिक्स कर दिया तो उसको लॉस ऑफ शुगर का पैसा लेने का पूरा राइट यहाँ पे मिलने वाला है भाई, क्योंकि गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड है, ध्यान में रख रहे हैं। सेम क्वेश्चन का रखा है, सेक्शन 9 एचडीसी पे पूरा अपने को लिखना पड़ेगा। 120 का रेफरेंस दे तो ठीक है, पहले पूरा एचडीसी को समझा दीजिए बेहतर तरीके से। और इन द गिवन क्वेश्चन, सिंस मिस्टर सलीम एक्वायर्ड द बिल इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, ही बिकम्स एचडीसी, है ना। और अभी जाहिद जो है वो उसको मना नहीं कर सकता है वैलिडिटी से, और आपको पैसा उसका चुकाना पड़ेगा, और मिस्टर सलीम ये पैसा रिकवर कर सकता है जाहिद से, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए जी, नाउ बच्चे लोगों आखिरी 2 क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ फटाफट स्पीड में हम लोगों ने कर लिया है। जनरल क्लॉजेस एक्ट पे बात कर दे। सेक्शन 218AA of the IT Act 1961 provides that a company is said to be company in which the public are substantially interested if it is a company which is registered under section 25 of the Companies Act after the advent of Companies Act 2013। ओके, अच्छा ये तो ये हो गया। फिर इसमें एक रेफरेंस दिया बच्चों सेक्शन 25 का। मजेदार चीज आपको बताऊं कि पुराने कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 25 था वो था नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, एनपीओ अपना। जो नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 के नाम से जाना जाता है, वो पहले सेक्शन 25 था। अब आफ्टर द अमेंडमेंट या एविडेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, द कोरस्पॉन्डिंग चेंज हैज नॉट बीन मेड इन सेक्शन 218 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चलो भैया,
अब होना क्या चाहिए था, अपने ऐसा क्वेश्चन किया भी है, सेक्शन 8 काम करता है अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट का। होना यह चाहिए था कि इनकम टैक्स एक्ट में भी यहां सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट की जगह पे सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, अभी पुराना ही चल रहा है। तो आपसे पूछा कि भाई बताओ, जब इसका आज की डेट में हम कंक्लूजन निकालेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा इसको विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। How will the provision of section 218A of income tax will be considered after the enactment of Companies Act? तो भाई सीधा सा है ना कि ये जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट है, इसकी जगह हम मान लेंगे कि अब सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, भले ही या नहीं भी किया है, लेकिन हम ये प्रेजम्पशन लेकर के चलेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है बच्चे लोगों। और अभी देख लेते हैं आंसर भी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, मीन्स और इंक्लूड्स का मतलब आपसे पूछा है, फिर एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि इलस्ट्रेशन आपको बताने हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो जैसा इंटरप्रिटेशन से ज्यादातर आता है। तो अब आप मेरे साथ में आंसर देखिए, सेक्शन 8 काम करेगा इसका। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, वेयर दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील और री एनेक्टेड, मतलब हट गए या कुछ वर्ड चेंज आ गया, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर एनेक्टमेंट, पुराने का कोई, देन रेफरेंसेस इन एनी अदर एनेक्टमेंट, मतलब पुराने वाला जैसे कंपनीज एक्ट 1956 उसका रेफरेंस किसी और एक्ट में दिया, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो वहां से रिपील हो जाएगा अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर। ठीक है, वो अपने को समझ में आया, तो हम उसको हटा करके नए वाले का रेफरेंस वहां पे मान लेंगे। ये अपने को दिया है, ये भी दे रखा है, इट वॉज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्शन, फॉर लेटर एक्ट मियरली मेक्स अ रेफरेंस टू अ फॉर्मर एक्ट और एग्जिस्टिंग लॉ, इट इज ओनली अ रेफरेंस, एंड ऑल अमेंडमेंट्स, जो उस नया जो रिपील हो गया है उधर जो भी अमेंडमेंट लगे वो अमेंडमेंट यहां पे भी माने जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सीधा सीधा सा है, और यही अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर में लिखा है बच्चे लोगों। ये देखो, इन द गिवन सिचुएशन एज पर सेक्शन 8 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड डिसीजन ऑफ दिस केस गौरी शंकर गौर, सेक्शन 218A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पे हम मान के चलेंगे प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल इन प्लेस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, बराबर। ये अपने को ध्यान रखना। सेक्शन भी आपको मैंने बता ही दिया कि पुराना जो 25 था वो चेंज हो गया, सेक्शन नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज अपन पढ़ते ही हैं, ये अपने को यहां ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर। और ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि कहीं पर भी अगर मीन्स वर्ड डेफिनेशन में आ जाता है तो इसका मतलब आइदर बी रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग और मे बी एक्सटेंसिव फॉर द सेम, है ना। और सेम उसी तरह से अपन ने इंक्लूड्स का मतलब भी बता दिया कि जहां पे भी इंक्लूड आ जाता है तो प्राइमा फेसी एक्सटेंसिव मान के चलते हैं अपन, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल बहुत है आपके पास जो आपको ठीक लगे, जैसे डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, तो यहाँ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन डायरेक्ट जो है वो रहेगी, ध्यान में रखना है। और होल टाइम डायरेक्टर का डेफिनेशन इन्होंने दिया, तो यहाँ इंक्लूड्स द डायरेक्टर दिया इन्होंने, तो अदर डायरेक्टर में भी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी, दूसरे भी, क्योंकि थोड़ा सा वाइड डेफिनेशन हो गया, इंक्लूड्स द डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, वहां अपना डायरेक्ट रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस बार का आरटीपी है जो हमने कर लिया है पूरा डिस्कस। होप सो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। जल्दी ही बच्चे लोगों हम लोग बात करेंगे हमारे ऑडिट के आरटीपी के ऊपर भी, देन उसके बाद में सीए फाउंडेशन के आरटीपी पे भी, और बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स वीडियोस एंड बहुत सारी चीजें यहाँ आती रहेंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और तैयारी जबरदस्त